नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 को याद किया। आज हम दोस्तों अनुच्छेद 5 से आगे याद करेंगे। देखिए, पहले हमारा काम है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक याद करना, और जब इसे हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अनुच्छेद 1 से डिटेलिंग प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं भाग 2। भाग 2 में है दोस्तों नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2 में है दोस्तों नागरिकता। इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11। देखिएगा, अनुच्छेद 5 को दिमाग में बैठाते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 5 में लिखा गया है दोस्तों संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 5 है दोस्तों संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम जानते हैं भारत का संविधान लागू हुआ है दोस्तों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है दोस्तों भारत का संविधान। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 में लिखा गया है दोस्तों संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा गया है? 26 जनवरी 1950 की स्थिति में वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे जिनका अधिवास भारत में हो तथा उनका या उनके माता पिता या उनके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, या वो 5 वर्ष से किसी भी स्थिति में भारत में निवासरत हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 5 है संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। इसमें लिखा गया है 26 जनवरी 1950 की स्थिति में वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे जिनका अधिवास भारत में हो तथा उनका या उनके माता पिता या उनके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, या वो 5 वर्ष से किसी भी स्थिति में भारत में रह रहे हो। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 5। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 6 में क्या लिखा गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 6 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 6 को देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 6 को समझते हैं। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 6 में लिखा गया है दोस्तों पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 6 है दोस्तों पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। तो समझते हैं आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। समझते हैं दोस्तों। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका है दोस्तों भारत का मैप, ये आपका है दोस्तों भारत, ये आपका है दोस्तों भारत, ये हमारा भारत। भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों पाकिस्तान। ये पकड़िए पाकिस्तान। देखिए, ये है भारत। इसमें लिखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता यह दी जाएगी दोस्तों अनुच्छेद 6 के अनुसार। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। देखिए 3 जून 1947 को दोस्तों, 3 जून 1947 को दोस्तों भारत पाकिस्तान का होता है विभाजन। भारत पाकिस्तान का होता है दोस्तों विभाजन, अर्थात तात्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारतवर्ष में रेड क्लिफ के द्वारा, जो लॉर्ड माउंटबेटन को रेड क्लिफ आयोग के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसे लॉर्ड माउंटबेटन भारतवर्ष के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखिए दोस्तों, तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत होती है जिसके तहत रेड क्लिफ आयोग ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा किया था दोस्तों, अर्थात विभाजन रेखा खींचा था दोस्तों, इसे औपचारिक रूप से लागू किया जाता है 3 जून 1947 को। यह जो आज का बांग्लादेश है दोस्तों, यह उस समय था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, और यह बना दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान। और यहां पर दोस्तों इसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई दोस्तों, यह कहलाता है रेड क्लिफ रेखा। यह कहलाता है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। ध्यान दीजिए, तो
लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुआ है दोस्तों 3 जून 1947 को, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा को लागू किया गया। अर्थात यहां पर यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान में है, मान लो कोई व्यक्ति है ए और ये है दोस्तों पाकिस्तान में, लेकिन ये भारत आना चाहता है। कोई व्यक्ति है जो दोस्तों ए, लेकिन ये पाकिस्तान में है और भारत आना चाहता है। लेकिन जब 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया और ये व्यक्ति दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत नहीं आ पाया, या किसी भी कारण पाकिस्तान से भारत नहीं आ पाया, तो इस स्थिति में 3 जून 1947 के बाद, ध्यान दीजिएगा, 3 जून 1947 के बाद 14 अगस्त 1947 को दोस्तों एक नया राष्ट्र बनता है पाकिस्तान, और इसके जस्ट एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र किया जाता है दोस्तों। स्वतंत्र भारत का निर्माण होता है, भारत को स्वतंत्र किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो व्यक्ति पाकिस्तान में है और वो भारत आना चाहते हैं, लेकिन ये अभी भी पाकिस्तान में है, तो इस स्थिति में भारत सरकार के द्वारा 19 जुलाई 1948 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत सरकार और पाकिस्तान के समझौते के तहत 19 जुलाई 1947 को एक परमिट पद्धति लागू की गई। एक परमिट पद्धति लागू की गई, और इस परमिट पद्धति के तहत जो लोग भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, उन्हें इस परमिट पद्धति के द्वारा 19 जुलाई 1948 को परमिट पद्धति लागू की गई। इसके तहत जो लोग भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत जाना चाहते हैं, इस परमिट पद्धति से जा सकते हैं। 19 जुलाई 1948। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या डिस्कस किया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए 19 जुलाई 1948 को तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे दोस्तों, इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 6 के अनुसार। तो देखिए अनुच्छेद 6 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 6 में लिखा गया है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। इसमें लिखा गया है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आए वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे यदि वे 19 जुलाई 1948 को या उसके पहले भारत में आ गए हो, या उनका या उनके माता पिता का या उनके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया। इसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हो गया, रेड क्लिफ रेखा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नया देश बना। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ। लेकिन जो लोग हमारे भारतीय पाकिस्तान में है और वो भारत आना चाहता है, इनके लिए दोस्तों भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत 19 जुलाई 1948 को परमिट पद्धति लागू किया, जिसके तहत जो लोग भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं या पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, इस परमिट पद्धति से आ सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों अनुच्छेद 6 में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान से भारत आए वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे जो 19 जुलाई 1948 को या उसके पहले भारत आ गए हो, या उनका या उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 6। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 7। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 7 को समझते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए अनुच्छेद 7 में क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 7 में लिखा गया है दोस्तों, भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, ध्यान दीजिए इसमें लिखा गया है दोस्तों, भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। यह क्लॉज क्या कहता है समझिएगा, देखिएगा 3 जून 1947 को, ध्यान दीजिए अभी मैंने बताया दोस्तों
3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का होता है दोस्तों विभाजन। यहां पर देखिएगा दोस्तों 1 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 1 मार्च 1947 को या उसके बाद जो लोग भारत से गए हैं दोस्तों पाकिस्तान, जो लोग भारत से गए हैं दोस्तों पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा, जो लोग गए दोस्तों भारत से पाकिस्तान, वो 19 जुलाई 1948 को, 19 जुलाई 1948 को या उसके पहले यदि वापस भारत आ जाते हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 7 में लिखा गया है, अनुच्छेद 7 में लिखा गया है दोस्तों, भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम जानते हैं 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, लेकिन इसके पहले 1 मार्च 1947 को या उसके बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और उसके बाद दोस्तों 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब ये लोग वापस भारत नहीं आ पाए, लेकिन ये भारत वापस आना चाहते हैं, तो इन्हें भी दोस्तों 19 जुलाई 1948 के परमिट पद्धति द्वारा लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 को या उसके बाद भारत से गए थे पाकिस्तान और वापस 19 जुलाई 1948 को वापस भारत आए हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी दोस्तों अनुच्छेद 7 के अनुसार। लेकिन जो सीधे पाकिस्तान से भारत आए हैं इन्हें नागरिकता दी जाएगी दोस्तों अनुच्छेद 6 के अनुसार। लेकिन जो 1 मार्च 1947 या उसके बाद भारत से गए पाकिस्तान और 19 जुलाई 1948 को या उसके पहले भारत वापस आ गए हैं, इन्हें नागरिकता दी जाएगी दोस्तों अनुच्छेद 7 के अनुसार। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 8, समझिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 समझते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहना चाहता है, देखिए अनुच्छेद 8 में लिखा है दोस्तों, विदेश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता, विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता, समझिएगा, विदेश में रहने वाले दोस्तों लोगों की नागरिकता, समझिएगा। मान लो यह है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, यह है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अलास्का, यह है दोस्तों कनाडा, यह आपका यूएसए और यह है दोस्तों मैक्सिको, समझिएगा। मान लो भारत का कोई नागरिक है दोस्तों, मान लो भारत का कोई नागरिक है दोस्तों यहां पर बी, मान लो भारत का कोई नागरिक है दोस्तों बी। जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, देखिए ये भारत का नागरिक जो है दोस्तों बी, ये रहता है अमेरिका में, लेकिन इसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, मतलब ये अभी भी है दोस्तों भारतीय, ये है दोस्तों भारतीय जिसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण नहीं की है। तो इनके बारे में क्या कहा गया है समझिएगा। लेकिन जब संविधान लागू हो रहा है तो ये कहां है दोस्तों, विदेश में, अमेरिका में, समझिएगा। आपका अनुच्छेद 8 कहता है दोस्तों विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता, समझिएगा। 26 जनवरी 1950 की स्थिति में विदेश में रहने वाले वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे जिन्होंने विदेश की नागरिकता ग्रहण नहीं किया है, इन्हें हम कहेंगे दोस्तों भारत का नागरिक, समझिएगा। 26 जनवरी 1950 की स्थिति में वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 26 जनवरी 1950 की स्थिति में विदेश में रहने वाले वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन और उन्होंने विदेश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 8। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 9, समझिएगा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 में क्या लिखा गया है समझिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 कहता है दोस्तों नागरिकता समाप्त, नागरिकता समाप्त, ध्यान दीजिएगा। नागरिकता समाप्त का मतलब यह है दोस्तों 5 तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त की जाती है, जिसका वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 है दोस्तों नागरिकता समाप्त, देखिएगा 5 तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त होती है। पहला,
स्वेच्छा से। यदि आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। भारत में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा तरीका है दोस्तों, भारत सरकार को गलत सूचना प्रदान करने पर। भारत की नागरिकता लेते समय यदि आपने गलत सूचना प्रदान किया है, आपको नागरिकता तो मिल गई, लेकिन त्रुटिवश आपको नागरिकता तो मिल गई, लेकिन जांच में अगर पाया गया कि आपने गलत सूचना प्रदान किया था दोस्तों, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चौथा तरीका है दोस्तों, देशद्रोह का मुकदमा साबित होने पर। यदि आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ है और वो साबित हो जाए तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पांचवा तरीका है दोस्तों, भारत सरकार को बिना बताए यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं दोस्तों जिससे भारत की नागरिकता समाप्त होती है। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने रहना। ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 10 है दोस्तों, नागरिकता का बने रहना। यदि आप उपरोक्त 5 कारणों का अनुशीलन नहीं करते हैं दोस्तों तो आपकी नागरिकता बने रहेगी। जैसा कि हमने देखा था अनुच्छेद 9 में है नागरिकता समाप्त। 5 कारण हैं दोस्तों जिससे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। पहला है दोस्तों स्वेच्छा से, दूसरा किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, तीसरा है दोस्तों भारत सरकार को गलत सूचना देने पर, चौथा है दोस्तों भारत सरकार को गलत सूचना देने पर, चौथा है दोस्तों देशद्रोह का मुकदमा साबित होने पर, और पांचवा है दोस्तों भारत सरकार को बिना बताए 7 वर्ष तक विदेश में रहने पर। लेकिन इन 5 का आप अनुसरण नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता बने रहेगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 11। ध्यान दीजिए अनुच्छेद 11 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 11 में लिखा है दोस्तों, नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति। इसमें लिखा गया है दोस्तों, नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति। ध्यान दीजिए, नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति। ध्यान दीजिए, भारत में नागरिकता में संशोधन करने के लिए जो अधिकार दिया गया है दोस्तों, यह संसद के पास है। समय समय पर नागरिकता में अमेंडमेंट करने के लिए भारत का संसद इसमें संशोधन करता रहता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 11 है दोस्तों, नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता के लिए कानून बनाया गया है दोस्तों, भारतीय नागरिकता के लिए कानून बनाया गया है दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 11 है दोस्तों, नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति, अर्थात संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में समय समय पर संशोधन किया गया है। ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं दोस्तों। ध्यान दीजिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में दोस्तों अभी तक 6 बार संशोधन किया गया है। पहला संशोधन हुआ था दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहला संशोधन हुआ दोस्तों 1986 में, दूसरा संशोधन हुआ दोस्तों 1992 में, तीसरा हुआ दोस्तों 2003 में, चौथा संशोधन हुआ दोस्तों 2005, पांचवा संशोधन हुआ दोस्तों 2015 और छठवां संशोधन हुआ दोस्तों 2019। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अनुच्छेद 11 है दोस्तों, नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति, जिसके तहत नागरिकता हेतु कानून बनाया गया दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, और समय समय पर इसमें 6 बार संशोधन हुए हैं। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। ध्यान दीजिए, भारत में 5 प्रकार से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। समझिएगा दोस्तों, भारत में 5 प्रकार से दोस्तों नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत में 5 प्रकार से दोस्तों नागरिकता प्रदान की जाती है। पहला तरीका है दोस्तों जन्म के आधार पर। ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत में जन्मा ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा
यदि उसके पिता भारत के नागरिक हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत में 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। पहला तरीका है दोस्तों जन्म के आधार पर। भारत में जन्मा ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा यदि उसके पिता भारत के नागरिक हो। और इसमें दोस्तों पहला संशोधन हुआ है दोस्तों 1986 में, जिसमें पिता के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया गया दोस्तों, माता पिता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला संशोधन इसमें हुआ है दोस्तों 1986 में, जिसमें पिता शब्द के जगह लिखा गया दोस्तों माता पिता। तो देखिए दोस्तों, पहले इसमें क्या लिखा हुआ था, पहले लिखा था भारत में जन्मा ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके पिता भारत के नागरिक हो। लेकिन अभी अमेंडमेंट के बाद 1986 के अमेंडमेंट के बाद इसमें लिखा गया है दोस्तों, भारत में जन्मा ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके माता या पिता भारत के नागरिक हो। इसके बाद देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों रक्त संबंध या वंश क्रम के आधार पर। रक्त संबंध या वंश क्रम के आधार पर समझिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके पिता भारत के नागरिक हो। रक्त संबंध या वंश क्रम में लिखा है दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके पिता भारत के नागरिक हो। लेकिन दोस्तों 1992 में इसमें भी संशोधन करके पिता के स्थान पर शब्द लिखा गया है दोस्तों माता पिता। अर्थात पहले इसमें था दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके पिता भारत के नागरिक हो। लेकिन 1992 के संशोधन के बाद इसमें हो गया दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके माता या पिता भारत के नागरिक हो। तीसरा तरीका है दोस्तों रजिस्ट्रेशन, पंजीयन के आधार पर भारत की नागरिकता। समझिएगा दोस्तों, पंजीयन के आधार पर 2 प्रकार के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। पहला भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, दूसरा ऐसा कोई भी विदेशी नागरिक जिसने भारत के महिला या पुरुष से विवाह कर लिया है तथा वह 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि पंजीयन के आधार में इसमें भी संशोधन किया गया है दोस्तों 2003 में, और 5 वर्ष के स्थान पर इसे कर दिया गया दोस्तों 10 वर्ष। लेकिन वर्तमान में 2015 में दोस्तों इस 10 वर्ष को कर दिया गया दोस्तों पुनः 1 वर्ष। अर्थात ध्यान दीजिएगा, पंजीयन के आधार पर वर्तमान में क्या लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी व्यक्ति पंजीयन के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। ध्यान दीजिए, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, दूसरा दोस्तों विदेशी नागरिक जिसने भारत की महिला या पुरुष से विवाह कर लिया है और जो 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, इसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में यह 5 वर्ष हो चुका है दोस्तों 1 वर्ष। देखिए कैसे पंजीयन के आधार पर 2 प्रकार के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। पहला भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, दूसरा ऐसा विदेशी नागरिक जिसने भारत की महिला या पुरुष से विवाह कर लिया है और जो 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, इसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तीसरा तरीका, चौथा तरीका देखते हैं दोस्तों। चौथा तरीका है देशीकरण। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसा कोई भी विदेशी नागरिक जो 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें पहला संशोधन हुआ दोस्तों 2005 में, और 2005 में 5 वर्ष को कर दिया गया दोस्तों 10 वर्ष। 5 वर्ष को किया गया दोस्तों 10 वर्ष, और फिर से 2015 में दूसरा संशोधन हुआ दोस्तों और 10 वर्ष को कर दिया गया 1 वर्ष। तो इसमें लिखा गया है दोस्तों वर्तमान में ऐसा कोई भी विदेशी नागरिक जो 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। 5वां है दोस्तों भूमि अधिग्रहण। ध्यान दीजिएगा, भूमि अधिग्रहण में क्या लिखा हुआ है। भूमि अधिग्रहण क्या कहता है दोस्तों, देखिए कोई भी विदेशी भूमि
जो भूमि अधिग्रहण के माध्यम से भारत में समाहित होती है वहां के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक कहलाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है समझते हैं। यह आपका है दोस्तों भारत। देखिए दोस्तों यह आपका है दोस्तों भारत, यह आपका है भारत, ध्यान दीजिए। ये पकड़ते हैं दोस्तों सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, यह एक स्वतंत्र देश था। अनुच्छेद 2 के अनुसार, अनुच्छेद 2 के तरह, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 2 में हमने डिस्कस किया है दोस्तों। अनुच्छेद 2 में लिखा है नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा, नए राज्य का निर्माण भूमि अधिग्रहण के द्वारा। तो सिक्किम भारत का एक राज्य बना दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत, जिसमें लिखा गया है नए राज्य का निर्माण भूमि अधिग्रहण के द्वारा। इसके 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को बनाया गया दोस्तों भारत का एक संबद्ध राज्य, भारत का एक दोस्तों संबद्ध राज्य बनाया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को बनाया गया दोस्तों एक संबद्ध राज्य, जिसको 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में एक पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ दोस्तों अनुच्छेद 2 के तरह। तो अर्थात अब यहां पर इस देश का भारत में विलय हुआ है दोस्तों भूमि अधिग्रहण के माध्यम से, तो यहां के नागरिक स्वतः कहलाएंगे भारत के नागरिक। देखिए यह आपका है दोस्तों दमन व दीव, यह आपका है दोस्तों दमन व दीव, यह आपका है दोस्तों दादर व नगर हवेली, और ये पकड़ना है दोस्तों गोवा, ये पकड़ना है दोस्तों गोवा। देखिए इसमें से पकड़ते हैं दोस्तों दादर व नगर हवेली। दादर व नगर हवेली जिसे भारत में समाहित किया गया दोस्तों दमन व दीव, दादर व नगर हवेली और गोवा, इसे हमने प्राप्त किया है दोस्तों पुर्तगालियों से भूमि अधिग्रहण के माध्यम से। तो अनुच्छेद 2 में ध्यान दीजिए 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दोस्तों दादर व नगर हवेली। दमन व दीव तथा गोवा को 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत अनुच्छेद 2 के द्वारा दोस्तों भारत में समाहित किया गया और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देखिए दोस्तों देखिए यहां पर पकड़ते वर्तमान में दमन व दीव, दादर व नगर हवेली को कंबाइन करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है दोस्तों 26 जनवरी 2020 को। लेकिन यहां पर सिक्किम, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, गोवा को अनुच्छेद 2 के तहत दोस्तों भूमि अधिग्रहण के माध्यम से भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यहां के नागरिक दोस्तों स्वतः ही कहलाएंगे भारत के नागरिक, ये क्लॉज 5 के अनुसार भूमि अधिग्रहण। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में हमने पढ़ा दोस्तों संसद की शक्ति, नागरिकता के परिपेक्ष में संसद की शक्ति। यहां पर एक लास्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट अमेंडमेंट है आपका 2019 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लास्ट अमेंडमेंट है दोस्तों 2019। देखिए 2019 क्या बोलता है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें लिखा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है दोस्तों ये आपका है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा इसमें लिखा गया है दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक, 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी धार्मिक अल्पसंख्यक जो 5 वर्ष से भारत में रह रहे हो को से भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यह है दोस्तों आपका भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019। अब हमने देखा दोस्तों भाग 1 और भाग 2 के हमने आर्टिकल को आज याद किया। देखिएगा भाग 1 में क्या क्या आर्टिकल थे, ध्यान दीजिएगा, बाद में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों भाग 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1
इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि द्वारा या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद 4 नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान